हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ मूवी माइस्ट्रो के बारे में, जो कि ह्यूमन लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स और पैराडॉक्सेस को बहुत अच्छे से दिखाती है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। इसका रन टाइम लगभग 2 घंटे 10 मिनट के आसपास का है। इसमें गोर, वायलेंस, अडल्ट सीन्स बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफानिटी माइल्ड है, लेकिन क्योंकि इसकी थीम मैच्योर है सो नॉट रिकमेंडेड फॉर छोटे बच्चों एंड टीनेजर्स। वैसे भी बहुत कॉम्प्लेक्स है तो समझने में थोड़ा टाइम लगता है। कभी कभी ईश्वर द्वारा दिया गया वरदान कुछ लोगों के लिए अभिशाप या कर्स बन जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ म्यूजिक माइस्ट्रो लेनर्ड बर्नस्टीन के साथ, जिनका डुअल कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर उनके लिए शुरुआती दौर में काफ़ी मददगार रहा। जब वो कंडक्टर की भूमिका में होते तब उनकी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी उन्हें लोगों से कनेक्ट करने में काम आती, और जब उन्हें कुछ कंपोज करना होता तब उनका इंट्रोवर्ट नेचर उन्हें लोगों से कट ऑफ कर देता और वो शेल में चले जाते। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अचानक एक दिन उन्हें इंस्पिरेशन आना बंद हो गई। उन्होंने अपनी इस खोई हुई क्रिएटिविटी को, इंस्पिरेशन को सब्सटेंस अब्यूज़, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में भी ढूंढा, लेकिन उन्हें ये वहाँ कहाँ ही मिलना था। उन्हें लव और पीस का असली मतलब अपने जीवन में हुए एक अनफॉर्चुनेट इवेंट के थ्रू समझ में आया। देखिए, यहाँ पर ज़िंदगी ने लेनर्ड को दूसरा मौका दिया, जहाँ पर उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिला। थोड़े ही टाइम के लिए, लेकिन मिला। शायद ये मौका ज़िंदगी दूसरों को ना दे। उन्हें दूसरों की गई गलतियों से समझ जाना चाहिए। यहाँ पर ब्रैडली कूपर ने ये साबित किया है कि वो बस फिनोमिनल एक्टर ही नहीं बल्कि एक जीनियस डायरेक्टर भी हैं। दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोग्राफीज दैट आई हैव सीन। कुछ ओवरली स्ट्रेच सीन हैं और पेसिंग कहीं कहीं पर बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से मैं इस मूवी को दूंगी 8 आउट ऑफ 10। बाकी पूरी मूवी के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो फॉर दिस मूवी माइस्ट्रो, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो कहानी शुरू होती है 1980s में चल रहे एक इंटरव्यू से, जहां पर लेनर्ड बर्नस्टीन अपनी वाइफ फेलिशिया को याद करते दिखते हैं। वो अपनी मन की टाइम मशीन से पहुंच जाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के एरा में, जब वो 25 साल के हुआ करते थे। बहुत सारी सपने आंखों में लिए हुए, बहुत सारे जोश से भरे हुए, न जाने क्या कुछ कर गुजरने के लिए तैयार। वो अपनी हर एक कमी को अपने फेवर में यूज़ करते थे, क्योंकि उनकी एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों ही पर्सनालिटी थी और बहुत ही एक्सट्रीम में थी। जब वो एक्सट्रोवर्ट होते थे तब वो एक पल भी लोगों से अलग होना नहीं पसंद करते थे। उनके लिए लोग इतने ज़्यादा ज़रूरी थे कि वो बाथरूम का दरवाज़ा भी नहीं बंद करते थे, इतना ज़्यादा उन्हें ह्यूमन कॉन्टैक्ट चाहिए होता था। और इंट्रोवर्ट जब होते थे, उन्हें कुछ कंपोज करना होता था, तब वो लोगों से पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाते थे। तो इस तरीके का कुछ बाइपोलर सा उनका बिहेवियर था, जो शुरू में उनके लिए बहुत ही मददगार रहा। उतना पैशन वो सारी चीज़ों में भर पाए। इसी दौरान उन्हें फेलिशिया मिली, जो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, कोस्टा रिका से आई थी। दोनों बेतहाशा प्यार में पड़ गए और शादी भी कर ली। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, इनके 3 बच्चे हो गए। फेलिशिया घर परिवार और बच्चों में खो गई, ओवर शैडो हो गई। वैसे भी सूरज के सामने दीपक की रोशनी काम नहीं आती है, लेकिन यहाँ का जो सूरज है लेनर्ड बर्नस्टीन, उसकी भी रोशनी धीरे धीरे डिम पड़ने लगी। उसे इंस्पिरेशन आना बंद हो गई। उसने अपनी इस क्रिएटिविटी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, सब्सटेंस अब्यूज़ में ढूंढना, लेकिन वहाँ से उसे कुछ मिला नहीं। फिर एक शॉकिंग अनफॉर्चुनेट इवेंट इनकी लाइफ में होता है, जिससे लेनर्ड फिर से कनेक्ट होते हैं अपनी वाइफ फेलिशिया से, जो अब बहुत दूर हो चुके थे, इवन सेपरेटली रह रहे थे। आपको देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे जिस तरीके से इस मूवी को रैप अप किया गया है। बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेंचिंग है। बाकी कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मैं आपको इस मूवी के बताने वाली हूँ। जो सबसे बड़ा और पहला पॉजिटिव मुझे इस मूवी का लगा है वो है ब्रैडली कूपर। अगर आप मूवी देख चुके हैं तब भी एग्री करेंगे, और अगर इन फ्यूचर देखने वाले हैं तब देखने के बाद एग्री करेंगे कि दैट ब्रैडली कूपर वॉज फिनोमिनल हियर। ही वॉज नॉट जस्ट एक्टिंग, वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गए थे लेनर्ड बर्नस्टीन के कैरेक्टर में। उन्होंने जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज, एक्सेंट, इवन अच्छे प्रोस्थेटिक के इस्तेमाल से जो उनकी पर्सनैलिटी ली है ना, वो मेस्मराइजिंग थी। और साथ ही साथ जो कंडक्टर का पैशनेट परफॉर्मेंस दिया है, ब्रिलियंट था। वो अच्छी टक्कर दे रहे हैं किलियन मर्फी को ओपेनहाइमर में, साथ ही किलर्स ऑफ फ्लावर मून के कैप्रियो को, होल्डोवर्स के पॉल जियामार्टी को। सेकंड पॉजिटिव, कैरी मल्लिगन भी पूरी मूवी में कहीं भी कमतर नहीं लगी। इमोशनल सीन्स तो उन्होंने बहुत ही धांसू दिए हैं। ऑस्कर्स की रेस में एज अ फीमेल सपोर्टिंग एक्ट्रेस वो फ्रंट रनर रहेंगी ऑब्वियसली। थर्ड पॉजिटिव, बायोग्राफीज़ को डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल काम होता है। इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि आप यहाँ पर किसी की लाइफ को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन जिस आर्टिस्टिक विजन के साथ ब्रैडली कूपर ने यहाँ पर वो काम किया है और हमें बेहतरीन तरीके से उनकी लाइफ को विजुअलाइज कराया है और उसके साथ पूरा जस्टिफिकेशन भी किया है, उसके बाद ये साबित होता है कि वो एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक जीनियस डायरेक्टर भी हैं। फोर्थ पॉजिटिव, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लाइफ ऑफ एन आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। कहानी बस कॉम्प्लिकेटेड ही नहीं है, मल्टी लेयर्ड भी है, मज़ा आती है देखने में।
फिफ्थ पॉजिटिव, पावरफुल बैलेड्स और एपिक क्रेसेंडोज के साथ ये मूवी बहुत ही ज़्यादा आर्टिस्टिक लगती है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर लेनर्ड बर्नस्टीन के ही म्यूज़िक का इस्तेमाल किया गया है। बाकी अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, पहला नेगेटिव, मूवी को आर्टिस्टिक टच देने की वजह से वो थोड़ी ओवर स्ट्रेच्ड फील होती है। ऐसा लगता है कहीं 15-20 मिनट कट शॉर्ट किए जा सकते हैं और मूवी को छोटा बनाया जा सकता है। कंप्रेस करने पर ये मूवी और ज़्यादा थ्रिलिंग हो जाएगी। देन सेकेंड नेगेटिव, कहीं कहीं पर पेस बहुत स्लो है जो आपको इरिटेट करता है, लेथार्जिक सा फील कराता है। तो वहाँ पर पेसिंग का ध्यान रखा जाता तो मूवी और मज़ेदार बनती। बाकी हम किसी की बायोग्राफी देख रहे हैं जहाँ पर ह्यूमन बिहेवियर का कन्फ्लिक्ट, पैराडॉक्सेस बहुत अच्छे से दिखाए जा रहे हैं। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और मेरे लिए मूवी 8 आउट ऑफ 10 है। डू वॉच दिस, इट्स अ गुड वन। दैट्स इट, बाय।